बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का लास्ट चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम है जी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, ज़ीरोथ लॉ क्या होता है इसको देखेंगे और डियर स्टूडेंट्स हीट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। याद रहे आज का ये लेक्चर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो आप शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आप इस थर्मोडायनामिक्स के वर्ड पे गौर करें तो आपको दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। थर्मो फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रहा है, थर्मो, थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स सिंपल इन मोशन। सही है। तो अगर हम इसके मीनिंग को यहाँ पे लिख लें तो हमारे लिए थर्मोडायनामिक्स को डिफ़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स लिखते जाएं कि मैंने बात की है सबसे पहले इस वर्ड की कि थर्मो मीन्स नंबर 1 पे हमें नज़र आ रहा है थर्मो। तो थर्मो मीन्स सिंपल हम कहते हैं हीट। और दूसरे नंबर पे अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो आपको सेकंड यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का क्या मतलब है जी? इन मोशन। याद है ना क्लास 9th में भी आपने डायनामिक्स का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो हीट इन मोशन, तो इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम हीट इन मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। सिंपल हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ लिखते जाएं, इनटू मैकेनिकल वर्क डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। तो सिंपल आपने डिफाइन किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। अब डियर स्टूडेंट्स अगर डेली लाइफ में हम थर्मोडायनामिक्स को देखना चाहें तो सबसे पहले जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप घर में किसी बर्तन के अंदर चाय बनाते हैं, सारण बनाते हैं, तो सॉस पैन के अंदर जैसे ही आप दूध को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो वो जो देगची के ऊपर आपका ढकना रखा होता है वो हिलने लग जाता है। अब वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि स्टीम उस पर क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टीम जो है वो वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। तो ये एक एग्जांपल आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैकेनिकल वर्क भी नज़र आ रहा है और हीट भी नज़र आ रही है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सर्दियों में जब आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? दोनों हाथों को रब करते हैं तो हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क और हीट आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करवा रही होती है। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप डिस्कस कर सकते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ हो रही है। तो ये सारी आपके पास थर्मोडायनामिक्स में आती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर आपको याद हो क्लास 9th में आपने सिंपल टेम्परेचर और हीट को डिफ़ाइन किया था। लास्ट चैप्टर के पिंक बॉक्स की 2 डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगाया था, याद है ना? तो सिंपल आपने कहा था कि टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और हीट को आपने डिफ़ाइन किया था कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल आपने वहाँ पे डेफिनेशन तैयार की थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि टेम्परेचर और हीट में कि टेम्परेचर जो है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो हीट के बिना अलग रह सकता है। टेम्परेचर जो है वो हीट का मोहताज नहीं है, हीट के बिना अलग भी रह सकता है। लेकिन जो हीट है ना वो टेम्परेचर की मोहताज है, वो टेम्परेचर के बगैर नहीं रह सकती। वो हर वक्त उसके साथ रहेगी। कब कब? जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा। तो जब जब टेम्परेचर पे मुसीबत आएगी, आफत आएगी, वहाँ पे उसको
हीट देखने को मिलेगी, हीट उसकी हेल्प करेगी। तो यहाँ से याद रख लें कि हीट से टेम्परेचर की तकलीफ़ नहीं देखी जा सकती। जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, जब जब उस पर आफत आएगी तो वहाँ वो अपने साथ हीट को पाएगा, लेकिन टेम्परेचर ख़ुद हीट का मोहताज नहीं है। सही? तो टेम्परेचर किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, हीट का मोहताज नहीं है, लेकिन हीट जो है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तब वहाँ पे हीट होगी। ये एक छोटी सी बात अपने माइंड में रखिएगा। अब हम लेके चलते हैं जी सबसे पहले टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं, इसकी दो डेफिनेशंस हम करेंगे और दोनों किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की जाती हैं ये आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले मैं क्लास 9th वाली डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। टेम्परेचर के अगर यूनिट की बात करें तो डिफरेंस इसका जो एसआई यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, केल्विन, और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी कितना गर्म है या ठंडा है, उसकी जो मेजरमेंट है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। ये तो हमने क्लास 9th वाली डेफिनेशन की। तो फिर यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेफिनेशन है ये बेस्ड करती है 0th लॉ पे। ये जो हमने डेफिनेशन की है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन जो है ये बेस करती है 0th लॉ पे। तो बेस्ड ऑन 0th लॉ। अब 0th लॉ क्या होता है ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन 0th लॉ पे बेस करती है। अब एक और डेफिनेशन जो कि हम इस चैप्टर नंबर 11 में लेके चलते हैं टेम्परेचर के लिए, वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि दी एवरेज, साथ साथ लिखनी है बेटे, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है ना कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है टेम्परेचर की। ये भी टेम्परेचर की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपको वर्ड नज़र आ रहा है ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है टेम्परेचर की। तो इस चैप्टर में जब भी हम टेम्परेचर का जिक्र करेंगे तो आप ये वाली डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसका भी एक सेकंड पॉइंट इसी तरह इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन किस लॉ पे या किस चीज़ पे बेस करती है। तो फिर सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पे तैयार रखिएगा, एमसीक्यूज़ के तौर पे। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बेस करती है डियर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे बेस करती है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी होगा, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आ जाएं सबसे पहले यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे 0th लॉ को। तो ये कहानी एंड हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद हीट की तरफ आएंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम डियर स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर याद रखिएगा टेम्परेचर की बात हो रही है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर ऐसी एक कंडीशन जिस कंडीशन पे दो बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसकी कंडीशन पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी, इस तरह की वो डिफरेंट ऑप्शंस बना के दे सकता है। तो फिर याद रख लें थर्मल इक्विलिब्रियम में जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो क्या है कि दो बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया हमने कि अगर हमारे पास एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी क्या है B, ठीक, और इन दोनों बॉडीज़ को हमने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम लेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ, पहले सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस बॉडी A का मैं सपोज करता हूँ टेम्परेचर क्या है T1 टेम्परेचर है और वो क्या है ग्रेटर, इस बॉडी का टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट्स T2 और आप देख सकते हैं एरो नीचे शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब B का टेम्परेचर लेस है T1 से, T1 का ज़्यादा है। तो क्या ये वाली कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगी? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। जब टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए तो अभी मैं शुरू में क्या आया हूँ, तो फिर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी, फिर क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी। लेकिन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो T1 की आप बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर T1 डियर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर T2 के। तो अगर इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों का सेम, क्या रहेगा, सेम, तब डियर स्टूडेंट्स हीट फ्लो नहीं करेगी। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जिस कंडीशन पे टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का क्या होगा, सेम, कांस्टेंट रहेगा, ये कंडीशन कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे फिर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा 0। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम की समझ आ गई है तो 0th लॉ को आप 1-2 सेकंड में ही समझ सकते हैं। तो 0th लॉ क्या है, इसको देखें ज़रा। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 बॉडीज़ हैं, बॉडी A, बॉडी B, बॉडी C। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बॉडी A और बॉडी B दोनों यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बॉडी A और बॉडी B के बिटवीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है विद आ बॉडी C। तो फिर इस बात का मतलब क्या बनता है कि बॉडी A और बॉडी C का टेम्परेचर सेम होगा, इसी तरह C का B के हिसाब से दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा। अगर A का C का टेम्परेचर सेम, C का B, C और B का टेम्परेचर सेम, तो फिर ये भी कह सकता हूँ कि बॉडी A और बॉडी B का टेम्परेचर भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो ये 0th लॉ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिपीट कर देता हूँ कि अगर बॉडी A और बॉडी B के बिटवीन यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है विद अ बॉडी C, तो ये क्या है, 0th लॉ है। तो इसका मतलब होगा फिर बॉडी A बॉडी C का टेम्परेचर इक्वल है, C और B का टेम्परेचर इक्वल है, बॉडी A और बॉडी B का भी टेम्परेचर क्या है, इक्वल। तो ये 0th लॉ कहलाता है। तो फिर इसी बात को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बॉडी A का जो टेम्परेचर है वो अगर डियर स्टूडेंट्स बॉडी C के टेम्परेचर के इक्वल है और बॉडी C का टेम्परेचर बॉडी B के टेम्परेचर के इक्वल है, तो फिर यही मतलब नहीं बनेगा कि टेम्परेचर A इज़ इक्वल टू टेम्परेचर बॉडी B का और ये इक्वल होगा टेम्परेचर बॉडी C के। तो फिर एक ही चीज़ बन गई कि बॉडी A का टेम्परेचर जो है वो बराबर होगा बॉडी B के। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या कहलाता है, 0th लॉ कहलाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके रिलेशंस आपको याद करवाए गए थे। तो जब आप क्लास 11th में आते हैं तो ये रिलेशंस आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं और आप भूल जाते हैं। हम यहाँ पे आपको रट्टा नहीं लगवाएंगे, बल्कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनवाएंगे कि वो रिलेशन किस तरह से बनता है। तो आप एक फार्मूला याद रख लें, उससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वो डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो टेम्परेचर स्केल, सबसे पहले आप यहाँ देखें डिग्री सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट और फिर केल्विन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और बीच में डिस्टेंस हमने मेंशन किया नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये अब चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत आसान है। देखें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूँ तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं।
तो इसका मतलब इन डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा 100। यहाँ तक कोई मसला है नहीं। और ये क्लास 9th के अंदर एक टेबल है, वहाँ पे आपने रट्टा लगा रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, वैसे तो आपको ये याद ही होगा। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट में। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन फ़ारेनहाइट बात करूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है आपके पास 32, सही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूँ तो ये बनता है 212, इसको याद रख लें, 212 होता है, सही है, इन फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर मैं केल्विन में बात करूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की तो ये है डियर स्टूडेंट्स 273, सही है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं तो ये कितना होता है 373। अब बच गए डियर स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स। तो 100 - 0 नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आ जाएंगे जी इन डिग्री सेल्सियस, वो आ जाएंगे 100। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 212 - 32 कितना बचता है बीच में 180। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे 180। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर इधर बात करें तो 373 - 273 तो यहाँ पे क्या बचता है 100। तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। अब यहाँ से हम बनाते हैं डिग्री और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि आपको जब डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई होती है तो आपसे कहता है फ़ारेनहाइट में आप कैलकुलेट करें। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट में दी गई है तो आपसे कहता है डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपको जो फार्मूला याद होता है वो आप इधर उधर करके भूल जाते हैं, वो गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रिलेशन याद रखेंगे, उससे ये वाले रिलेशन बनेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो देखें जी क्या रिलेशन आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है टेम्परेचर स्केल। अब बातें समझ आ रही हैं, बोर तो नहीं हो रहे, होना नहीं चाहिए क्योंकि हम बड़े आराम से चीज़ें आपको करवा रहे हैं। तो टेम्परेचर स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टेप्स। बस ये रिलेशन याद रख ले। अब इसके थ्रू आप इन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन यहाँ पे रिलेशन बना लें और ये आपको याद रहेंगे। जो मर्जी आपसे वो पूछे कि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई है, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें, आप फ़ौरन वहाँ से रिलेशन यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हम बात करते हैं इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर स्केल क्या कह रहा हूँ सेल्सियस। तो देखें सबसे पहले लिखें इस फार्मूले में कौन सा स्केल ले रहे हैं जी डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला ये वाला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में क्या है 0 डिग्री, तो ये आ गया 0 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 100, तो ये लिख दे जी 100। लो जी, एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाए फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर स्केल क्या है फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 180। कोई है मुश्किल काम नहीं। इसी तरह आ जाए केल्विन में। तो टेम्परेचर स्केल क्या है केल्विन, तो के लिखें माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है 273। उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं जी 100। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशन आ गए। अब चाहे आपको सेल्सियस में वैल्यू दी गई हो, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर रही हो, तो ये वाला रिलेशन आप यूज़ करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में दी गई है, केल्विन में चाहिए, तो ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें। जो मर्जी वो कहे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट और याद रखिएगा, MCQ में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस या चेंज, तो जो आपके पास चेंज होगा ना टेम्परेचर में इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन का और डिग्री सेल्सियस में अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स देखें ना, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कितने हैं 100, इसमें भी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 100। तो इसका मतलब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा इन केल्विन वो क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस के ही इक्वल रहेगा। सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, जब आप फ़ारेनहाइट के साथ बात करते हैं तो फिर आपके पास फ़र्क आएगा और वो फिर याद रख ले कि डेल्टा F इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस। और अगर आप केल्विन की बात करें तो वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के नंबर ऑफ स्टेप्स बराबर हैं तो इक्वल है। तो फिर यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा F इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू डेल्टा के। सही है, चाहे केल्विन की बात कर लें चाहे सेल्सियस की बात कर लें।
तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। यहाँ तक आप एक नज़र देख लें, अजान हो जाए फिर उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। चलें जी, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हीट। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में कहा था कि हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिफाइन किया था कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और वाइस वर्सा। तो उसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं और फिर आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि हीट क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सही है जी। और ये क्या है बेसिकली, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हमने सिंपल इसको डिफाइन किया था क्लास 9th में। अब डियर स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को थोड़ा डायग्राम से समझिएगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, और मैं कहता हूं कि इस बॉडी ए का कंसीडर करते हैं कि बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो बॉडी बी से क्या है, ज़्यादा है। इसे मैं डिनोट कर देता हूं टी ए से। बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी ए, और ये क्या है, ग्रेटर। और जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर बॉडी ए से क्या है, कम है। इसीलिए इसका एरो क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड शो कर रहा हूँ, टेम्परेचर टी बी। फिर से सुन लें, बॉडी बी का टेम्परेचर देखें क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी ए। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसका मतलब फिर अब यहाँ पे अगर दो बॉडीज़ के बिटवीन टेम्परेचर में चेंज है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो फिर यहाँ पे हीट फ्लो करेगी। क्योंकि स्टार्ट में मैंने क्या कहा था कि हीट टेम्परेचर की मोहताज है, कि जब जब टेम्परेचर में चेंज रहेगा तब वहाँ पे हीट फ्लो करेगी। और अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, फिर वहाँ पे हीट फ्लो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखें दो बॉडीज़ के बिटवीन टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हीट फ्लो करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ। तो अब यहाँ पे हीट ये देखें फ्लो करेगी। ठीक है, तो हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, या फिर इसको आप डेल्टा क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इन दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम कर दूं फिर ये हीट फ्लो नहीं कर सकती। सही है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम हीट का जो मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करते हैं वो क्या है, डेल्टा क्यू। सो इसको डिनोट करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आप m की जगह n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो m है ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, c क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा q क्या है, हीट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करें, हीट का यूनिट, तो देखिए मास का kg, और c की जगह आप क्या पुट करेंगे, जाउल पर kg केल्विन, और यहाँ केल्विन। तो केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, kg kg से कैंसिल होगा, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाउल। तो वो किसका यूनिट होगा, हीट का। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो हीट का SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है जाउल। हाँ, अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, ये आपसे MCQ में पूछ सकता है कि अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो वो होता है डियर स्टूडेंट्स इसका कैलोरी। तब MCQ में क्या पूछेगा कि 1 कैलोरी कितने जाउल के इक्वल हो सकती है। तो फिर याद रखें 1 कैलोरी जो है ये इक्वल होगा 4.2 जाउल के। तो ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ये जो ट्रांसफ़र होने का अमल है इनके मेथड क्या हो सकते हैं, तो हम उस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई किस मेथड के थ्रू हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर आपको याद हो क्लास 9th के अंदर आपने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे, तो हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये आपको इस चैप्टर नंबर 11 में नज़र नहीं आएगी डिस्कशन, लेकिन ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चैप्टर 11 को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हीट के जो ट्रांसफ़र होने के मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा कंडक्शन। क्लास 9th में आपने पढ़ा था। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, कंडक्शन। और फिर दूसरा मेथड क्या डिस्कस करेंगे, वो होगा जी कन्वेक्शन। और फिर उसके बाद तीसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं
रेडिएशन, कि रेडिएशन के थ्रू भी डियर स्टूडेंट्स हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये 3 मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों को थोड़ा सा हम इस एग्जांपल में समझते हैं। बस कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि भाई कंडक्शन के थ्रू किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, इसका क्या मतलब है, इसी तरह कन्वेक्शन का और फिर रेडिएशन का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सॉस पैन नज़र आ रहा है, यानी क्योंकि ऐसा बर्तन नज़र आ रहा है जिसके साथ एक हैंडल कनेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको सॉस पैन ही समझें। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, या सपोज करें कि आप चाय बना रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ का ज़रा तवज्जो से बैठना, इस चीज़ को समझना है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इस बर्तन के अंदर नीचे वाली लेयर पे दूध होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ऊपर वाला भी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना, फील करें। तो जो नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा उसकी वजह से जो बिल्कुल उस लेयर के करीब लिक्विड है या दूध है उसके मॉलिक्यूल जल्दी गर्म होंगे। मैंने उनको रेड कलर से शो कर दिया ताकि आपको फील आए कि भाई हाँ ये वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अब ये वाला हिस्सा गर्म हो चुका है और ऊपर वाला जो दूध है वो थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली क्या है, ठंडा, ऐसे समझ लें। सही है, फील ही करवाना है। तो इसीलिए मैंने इन मॉलिक्यूल्स को ब्लू कलर से शो किया है। क्लियर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इस बात को भी याद रखिएगा कि इस हैंडल से अगर आपने पकड़ रखा है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की थोड़ी देर के बाद अगर आप इस जगह पे हाथ लगाएं तो ये आपको हिस्सा गर्म फील होता है, लेकिन इस हिस्से पे अगर आप हाथ लगाएं तो ये आपको गर्म फील नहीं होता, बल्कि आप यहाँ से पकड़ के बैठे होते हैं। तो इसका मतलब फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस हैंडल का जो ये वाला पोर्शन इस बर्तन के साथ कनेक्ट है ना, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, हॉट। तो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस एरिया की। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई। बात समझ रहे हैं ना, ये टेम्परेचर इस एरिया पे क्या होगा, हाई। और इस वाले अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या रहेगा, लो। इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। अच्छा, अब होगा क्या, अब आप टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि जब आप यहाँ से दोबारा पकड़ेंगे कुछ देर के बाद तो ये वाली जगह भी गर्म हो चुकी होगी। तो इस बात का फिर मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुई है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये वाला हिस्सा भी गर्म हो चुका है कुछ देर के बाद तो फिर हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई होगी, इसीलिए तो ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया है। तो फिर अब हुआ क्या है कि जब देखें आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से उन मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता गया, वो तेज़ तेज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जो डिस्टर्बेंस थी वो इस जगह से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और साथ में एनर्जी को, हीट को भी लेके आई। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो एनर्जी थी, हीट थी, वो ट्रांसफ़र हो गई और इस एरिया पे शिफ्ट होगी। तो ये वाला एरिया भी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इस जगह पे जब आपने हाथ लगाया तो वो भी गर्म था। तो इस तरह यहाँ पे देखें कि हीट ट्रांसफ़र हुई है, जैसे डिस्टर्बेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स ने ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तेज़ तेज़, तो हीट ट्रांसफ़र हो गई, इस हिस्से में आ गई। लेकिन मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड, और सॉलिड एरिया में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो फिर यहाँ पे याद रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि इस केस में हीट ट्रांसफ़र हुई है लेकिन मॉलिक्यूल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करता रह गया, लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये आपका मेथड कहलाता है कंडक्शन। तो जिस मेथड के थ्रू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र ना हो, सिर्फ ऑसिलेट करे लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाए डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये मेथड कहलाता है कंडक्शन। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस मेथड को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, इस मेथड को हम नाम देते हैं कंडक्शन का, कंडक्शन। ठीक है। तो फिर कंडक्शन को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ हीट
ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हुए, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि हीट जो है वो ट्रांसफर हुई है। मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे थे। तो ये मेथड आपका कहलाता है कंडक्शन। अब जरा अगली बात को समझें, कंडक्शन की समझ आ गई, अब कन्वेक्शन को समझें। डियर स्टूडेंट, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाले जो मॉलिक्यूल थे, जिस टाइम एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ना, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, रेड वाला। तो जिस टाइम में रेड वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, उसी टाइम में एक ब्लू वाला मॉलिक्यूल नीचे भी आएगा। अब जितने मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, उतने ही ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। देखें ना, मॉलिक्यूल नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो ये वाली जगह भी क्या होगी, गर्म। तो इसका मतलब नीचे वाला ऊपर जा रहा है और इस एरिया को गर्म कर रहा है, तो फिर इसका मतलब हीट क्या हुई है, ट्रांसफर। लेकिन यहाँ जरा गौर करें कि हीट ट्रांसफर हुई है, लेकिन मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ गया है। तो हीट ट्रांसफर होने के साथ साथ मॉलिक्यूल खुद भी ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन। ये क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। जिस प्रोसेस में मॉलिक्यूल भी हीट के ट्रांसफर होने के साथ साथ ट्रांसफर हो, मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो, फिर ये प्रोसेस या मेथड क्या कहलाता है, ये कहलाता है कन्वेक्शन। तो अब आप इसकी डेफिनेशन में क्या करेंगे, आउट का वर्ड हटा देंगे। तो आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट विद ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सही है, ये मेथड कहलाता है कन्वेक्शन। अब लास्ट डिस्कस करते हैं रेडिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सर्दियों में गौर करें तो जहाँ पे चाय बन रही होती है या सालन बन रहा होता है, हम थोड़ा सा उससे दूर बैठ के चूल्हे के बिल्कुल करीब, उस सॉस पैन के थोड़ा सा करीब, हल्का सा दूर, यहाँ पे बैठ के ऐसे हाथ गर्म कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ गर्म हो भी जाते हैं। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, क्योंकि थोड़ा दूर बैठे हैं आप उस बर्तन से, और फिर भी आप यहाँ पे हाथ रख के बैठे हैं तो वो गर्म हो रहा है। इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, वो हो रही है थर्मल रेडिएशंस के थ्रू। तो जिस प्रोसेस में, यानी कि थर्मल रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये मेथड क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि आप इधर हाथ रख के बैठे हैं तो बिल्कुल करीब करीब, इस बर्तन के बिल्कुल करीब करीब, तो ये जो आपको रेडिएशंस की वजह से हीट मिलती है, यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ आप बैठे हैं हाथ गर्म कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये थर्मल रेडिएशंस के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रेडिएशन। ये मेथड क्या है, रेडिएशन कहलाता है। तो फिर से सुन लें, थर्मल रेडिएशंस के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये मेथड कहलाता है रेडिएशंस। और थर्मल रेडिएशन से मुराद क्या है, ये इंफ्रारेड, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस की डिस्कशन। अब लास्ट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे आप बात करते थे ना गैसेस सिस्टम की, तो फिर याद रख लें, किसी गैस के आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए जो कंडीशन ज़रूरी है वो है कि उसको आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखें। तो हम इस चैप्टर के अंदर सारी जो गैस डिस्कस करेंगे वो आइडियल लेके चलेंगे। तो हम आइडियल गैस को ही डिस्कस करेंगे। तो आइडियल गैस के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए कंडीशन क्या है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो इन कंडीशंस के अंडर हमारे पास काइनेटिक थ्योरी जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल को स्टडी करती है, जिसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस किए गए, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने याद रखना है, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक वेसल है, बॉक्स है, कंटेनर है, जिसके अंदर क्या है, गैस, और हम इसको आइडियल कह के चलेंगे। आगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा ना, प्रेशर ऑफ अ गैस, वो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम यही डायग्राम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी हम इस गैस को आइडियल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसके आइडियल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पोस्टुलेट, अ फिनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आप देखें ना, तो ये आपको एक फिनाइट वॉल्यूम ही नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप वॉल्यूम को फाइंड करना चाहें तो लेंथ, विड्थ इनटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फिनाइट वॉल्यूम है।
कहता है फिनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक फिनाइट वॉल्यूम है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नहीं है कि इनको आप बैठ के काउंट कर लें, ये नहीं होंगे आपसे, सही है ना। तो नंबर 2 कहता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कि अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन देखें ना, यानी कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये सेपरेशन देखें, इन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये सेपरेशन देखें, इन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये सेपरेशन देखें, जिन मर्जी दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन देखेंगे वो सेपरेशन जो है वो इन मॉलिक्यूल के साइज से क्या है, ग्रेटर है। तो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो उन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन से क्या है, लेस है, स्मॉलर है। तो यही बात लिखी हुई है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर। मॉलिक्यूल का साइज छोटा है दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो सेपरेशन है उससे। तो ये बात भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आपने सेकंड पॉइंट मेंशन करना है। थर्ड पोस्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। याद रहे कि इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगी वो रैंडम होगी, रैंडमली ये मूव कर रहे होंगे ऐसे, ये सपोज करें जिनकी मोशन है तो ये रैंडम मोशन रखते हैं। और उसने कहा कि जब ये आपस में कोलाइड करें या इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सही है ना। देखें ये अगर इससे टकराता है, टकराने के बाद ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चाहे ये कंटेनर की वॉल से टकराएं या आपस में टकराएं। नंबर 4 कहता है कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड विद वॉल्स ऑफ द बॉक्स या कंटेनर आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इन इलास्टिक की बात करें ना तो ये जो हम चीज़ें लेके चल रहे हैं सारी की सारी फेल हो जाएंगी, और ना ही हम मैथमेटिकल आगे जो डेरिवेशन करेंगे वो ही फेल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि हमने ये बात करनी है कि कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो कोलिजन है एंड विद वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक। चाहे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हो, चाहे मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हो, तो ये जो कोलिजन होगी ये परफेक्टली इलास्टिक होगी। मींस के टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। लास्ट पोस्टुलेट नंबर 5 पे, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। मॉलिक्यूल्स अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। कहता है कि जब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे ना तब तो इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। तो फिर यही बात लिखी हुई ना, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, यानी कि जब ये इतनी दूरी पे होंगे ना तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब ये कोलाइड करने के बाद यानी कि कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, तो जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे ना, करीब, जब ये एक दूसरे के करीब होंगे तब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, यानी कि जब ये एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे तब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन जब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे इतना, तब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, सही है। तो जब दूर होंगे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, जब ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे तब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये 5 वो पोस्टुलेट्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। इनको अगर याद रखेंगे तो आगे जो चैप्टर हमारा चलेगा वो आपको समझ आएगा। तो सेकंड जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा एमसीक्यू समझिएगा कि जो ज़ीरोथ लॉ को मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई ज़ीरोथ लॉ किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। तो फिर देखिए हमने क्या बात की है, टेम्परेचर की। तो फिर याद रखिएगा ज़ीरोथ लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, टेम्परेचर को। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस फर्स्ट लेक्चर की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।